नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं आईबीसी 24 मध्य प्रदेश से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन मेरा मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की और सबसे पहले आपको बताते हैं अब तक की बड़ी खबरों के बारे में। जी हां, भगवान के वरदान है नरेंद्र मोदी, ऐसा बयान दिया है सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज वर्चुअल रैली के दौरान। वहीं प्रभुराम चौधरी के खाने की प्लेट पर सियासत जारी है। वहीं नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि इंदौर को वुहान बनने से हमने बचाया है। और पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए कीमतों पर कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा है। तो अब तक की बड़ी खबरें ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए और अब बात करेंगे वर्चुअल रैली की। मध्य प्रदेश में बीजेपी की वर्चुअल रैली को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज संबोधित किया। इस रैली में सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत, नरेंद्र सिंह तोमर और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल हुए। रैली को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन की कुछ संस्थाओं ने 300,000 अमेरिकी डॉलर मुहैया कराया है। उन्होंने चीन और कांग्रेस के बीच गुपचुप रिश्ते होने का भी आरोप लगाया है। नड्डा ने कहा कि राजीव गांधी फाउंडेशन की चेयरपर्सन सोनिया गांधी हैं और कई कांग्रेस नेता भी इससे जुड़े हुए हैं। इस फाउंडेशन को लगभग एक दशक पहले पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और चीन ने इतनी मोटी रकम आखिर क्यों दी। उन्होंने कहा कि ये वही कांग्रेस है जिसने साल 2017 के अगस्त में जब चीन और भारत आमने सामने थे तब राहुल गांधी चीन के राजदूत के साथ गुपचुप मुलाकात कर रहे थे और ये लोग चीन के मामले में अब सवाल उठा रहे हैं। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने भी कांग्रेस और राहुल गांधी को निशाने पर लिया। रैली में नड्डा और शिवराज ने सिंधिया को उनके बोल्ड फैसले लेने के लिए उनकी जमकर तारीफ भी की। जब डोकलाम में हमारा और चाइना का स्टैंड ऑफ हो रहा था, पूरे जून महीने से लेकर अगस्त महीने तक आमने सामने टुकड़ियां खड़ी थी और डोकलाम पर स्टैंड ऑफ के दृष्टि से भारत सरकार और भारत के जवान अड़े हुए थे। उस समय राहुल गांधी यहां दिल्ली में चीन के राजदूत के साथ चुप चुप गुचमुच बातें कर रहे थे, चुपके चुपके गुफ्तगू लगा रहे थे और फिर देश को नहीं बताया, देश को उसकी जानकारी नहीं दी। जब चाइनीज एम्बेसी ने अपने वेबसाइट पर वो फोटोग्राफ चढ़ा दिया तब देश को इन्होंने बताया ये इनकी करतूत है, ये इनका रोड मैप है, इसको समझना चाहिए। देश जानना चाहता है राजीव गांधी फाउंडेशन को 300,000 US डॉलर्स किस बात के लिए दिए गए थे और वो देश के लिए जो उन्होंने स्टडीज की वो क्या स्टडीज थी उसको देश जानना चाहता है। एक परिवार की गलतियों के कारण 43,000 स्क्वायर किलोमीटर हमारा चला गया। इनको कोई नैतिक हक नहीं है देश की सुरक्षा के बारे में बातचीत करने का। अचानक रात में आपातकाल की घोषणा कर दी गई। राहुल बाबा बड़ी बड़ी बातें करते हैं और इतिहास में तो झांक के देखो राहुल गांधी, अगर हिंदुस्तान के विभाजन की गुनाहगार कोई है तो वो गुनाहगार कांग्रेस पार्टी है। अगर हमारे भारत के 43,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर चीन ने कब्जा किया है तो राहुल बाबा उसके गुनाहगार भी तुम्हारी कांग्रेस पार्टी है, तुम्हारे नेता है। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे भोपाल का। बात करेंगे हमारे सहयोगी सुधीर से। सुधीर, आज वर्चुअल रैली को जेपी नड्डा ने संबोधित किया, सीएम शिवराज सिंह चौहान भी वहां पर मौजूद रहे, लेकिन यहां पर कांग्रेस परिवार पर और गांधी परिवार पर बहुत गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि पीपल्स फाउंडेशन जो है वहां पर करीब 300,000 डॉलर दिए गए हैं चीन की तरफ से एक पर्टिकुलर पार्टी को। और अब ऐसे में वहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद थे, तो एक तो उनकी मौजूदगी के मायने और ये जो बड़े हमले किए गए हैं उनके कितने मायने? देखिए, बिल्कुल आकांक्षा अगर बात की है तो रैली मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल और आपातकाल के दिन को लेकर थी। इमरजेंसी का आज काला दिवस बीजेपी मना रही है, लिहाजा सबको ये लगा कि शायद मोदी सरकार की उपलब्धियां या फिर प्रदेश सरकार के द्वारा पिछले 3 महीने के दौरान जो कार्यकाल जो उपलब्धियां सरकार बता रही है उनको लेकर जिक्र कार्यकर्ताओं के बीच में किया जाएगा। पर लेकिन ये जिक्र किया गया बहुत थोड़े समय तक ही, पर लेकिन पूरी की पूरी रैली की अगर बात करें, चाहे हम प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा की बात करें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें या फिर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा की बात करें,
तीनों के निशाने पर कांग्रेस रही और कांग्रेस के नेता रहे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले और सरकार बनाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस रैली में सबसे ज्यादा अट्रैक्शन का केंद्र रहे। भले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संबोधन कुछ भी ना दिया हो, पर लेकिन हर नेता ने अपने संबोधन में उनका जिक्र किया और इस बात का एहसास जरूर कराया कि मध्य प्रदेश के अंदर अगर सरकार बनी है तो वो ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से बनी है। लिहाजा जेपी नड्डा ने इसको बोल्ड फैसला बताते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया की तारीफ की। मध्य प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी उनका आभार जताया कि कांग्रेस का साथ उन्होंने छोड़ा। वहीं पर प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने भी बताया कि किस तरीके से एक बड़ा फैसला जो है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लिया है। ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया भले इस पूरे मंच पर खामोश रहे हों, पर लेकिन उनकी मौजूदगी के चलते ये रैली जो है वो खासी चर्चा में रही। अगर बात किया है तो कांग्रेस के ऊपर तीखा हमला जो है वो बीजेपी के नेताओं की ओर से बोला गया और खासकर बात करें जिस तरीके से फिलहाल चीन के साथ विवाद भारत का चल रहा है, उसके मद्देनजर राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर चीन के द्वारा दिया गया चंदा जो है वो इस रैली में एक सबसे बड़ा इश्यू रहा। जेपी नड्डा ने न केवल कांग्रेस के नेताओं से सवाल किए बल्कि कांग्रेस के समय पर जो फंडिंग हुई थी उसको लेकर भी सवाल उठाए कि आखिर कांग्रेस के नेता इस पूरे मुद्दे पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं और क्यों खुलकर अपनी बात नहीं रखते हैं कि जिस तरीके से जो चाइना से फंडिंग की गई है उस पर आखिर कांग्रेस ने देश की जनता को गुमराह क्यों रखा। हालांकि अगर हम रैली की बात करें तो रैली में मध्य प्रदेश की जो पिछली सरकार थी वो भी कहीं ना कहीं निशाने पर रही, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के। और जो पिछले सरकार का यहां तक शिवराज सिंह चौहान का कहना रहा कि अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रहती तो शायद अभी तक मध्य प्रदेश पूरी तरह तबाह हो चुका होता और इसके लिए उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया का आभार जताया कि उन्होंने कांग्रेस की सरकार को हटाया। वहीं रैली को लेकर कांग्रेस भी मुखर है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बयान थोड़ी देर पहले आया है आकांक्षा, और उन्होंने साफ तौर पर इस रैली के बहाने प्रदेश की सरकार और बीजेपी को घेरा है। अगर बात की जाए तो उन्होंने कहा है कि जिस समय रैली में वर्चुअल रैली में मोदी सरकार की उपलब्धियों की बात कही जा रही है, पुरानी सरकार के जिक्र जो है जिस तरीके से किया जा रहा है, वहीं पर मध्य प्रदेश के अंदर जो प्रवासी मजदूरों की जो बदहाली थी उसका जिक्र रैली के अंदर क्यों नहीं किया जा रहा। और रैली में अनलॉक होने की बात बीजेपी की जेपी नड्डा ने जो कही थी उसका भी जवाब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दिया। उनका कहना है कि बाकी के सभी राजनीतिक दल जो है वो कोरोना महामारी में जनता की चिंता कर रहे हैं, लिहाजा उन्होंने अपने आप को लॉकडाउन कर रखा है। पर लेकिन बीजेपी को शायद राजनीति की ज्यादा चिंता है, लिहाजा किसी की जान से ज्यादा बढ़कर बीजेपी जो है वो रैलियां करने में मशगूल है और रैली के खर्चों को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। तो कहना होगा कि मध्य प्रदेश में ये दूसरी वर्चुअल रैली थी और जेपी नड्डा पहली बार जब कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए तो 1 करोड़ कार्यकर्ताओं को जुड़ने का दावा बीजेपी की ओर से किया गया है। पर लेकिन अट्रैक्शन का केंद्र इस रैली में कांग्रेस पर हमला तो नेताओं ने किया, पर लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है उनकी उपस्थिति पहली बार किसी बड़े मंच पर बड़े नेताओं के साथ में बीजेपी में शामिल होने के बाद देखी गई और ये अपने आप में एक बड़ा चर्चा का विषय रहा। आकांक्षा बिल्कुल सुधीर, बीजेपी की वर्चुअल रैली थी लेकिन यहां पर कांग्रेस ही छाई रही। भले ही फिर कांग्रेस पर हमले की बात हो या फिर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम चुके ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात हो, देखने वाली बात होगी कि अब कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए सिंधिया समर्थक पूर्व मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी की एक तस्वीर पर मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने इस तस्वीर को बीजेपी की दलित विरोधी मानसिकता बताकर परोसा है। तस्वीर में दिख रहा है कि पूर्व मंत्री प्रभुराम चौधरी के लिए टेबल पर डिस्पोजल थाली लगी है, जबकि बीजेपी के संभागीय संगठन मंत्री आशुतोष तिवारी स्टील की थाली में खाना खा रहे हैं। तस्वीर में पूर्व मंत्री रामपाल सिंह और सुरेंद्र पटवा भी नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने इस तस्वीर को ट्वीट किया और इसे अनुसूचित जाति और प्रभुराम चौधरी का अपमान बताया। साथ ही यह भी लिखा कि क्या इसी सम्मान की भूख में प्रभुराम चौधरी ने कांग्रेस को धोखा दिया था। पलटवार में पूर्व मंत्री प्रभुराम चौधरी ने इसे कांग्रेस की ओछी राजनीति बताया है। उन्होंने कहा कि सभी एक जैसी थाली में ही भोजन कर रहे थे। मैं अपनी थाली लेकर आशुतोष तिवारी के पास जाकर खाना खाने लगा। इधर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमेशा से दलितों के अपमान करने का आरोप लगाया है और अंबेडकर से लेकर बरैया तक के उदाहरण गिना दिए। कांग्रेस ने जो ट्वीट किया है मेरे भोजन करने की बात को लेकर, ये सरासर गलत है और कांग्रेस की ऊंची मानसिकता को प्रदर्शित करता है। इससे उनसे कहीं मंसूबे पूरे नहीं होंगे और इसी वजह से आज कांग्रेस इस गर्त में चली जा रही है। प्रभुराम जी को अलग सी वो चित्र में थाली दिख रही है कि किस तरह की थाली में उन्हें भोजन दिया है। दलित होने का मतलब ये नहीं है कि कोई भी व्यक्ति इस तरह का दोयम दर्जे का व्यवहार करे। अब समझ में आ रही है कि उनके नेता को भी, ज्योतिरादित्य जी को भी बड़े बीजेपी के नेताओं के घर लाइन में बैठना पड़ता है। इनके मन और मस्तिष्क में है कि दलित वर्ग से दूसरा वर्ग ऊंचा है और इसीलिए ये बात कहते हैं कि
SC ST का जो रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए। और ये कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जिनने संविधान बनाया है जिसमें दलितों, गरीबों, SC ST सबको एक स्थान दिया गया है, एक रिजर्वेशन, उसको बदलने की बात भारतीय जनता पार्टी करती है। उपचुनाव में सिंधिया समर्थक पूर्व विधायकों की खिसकती जमीन बचाने के लिए शिवराज सरकार ने खजाना खोल दिया है। जिन 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें से 23 विधानसभा क्षेत्रों में सरकार ने सड़क और पुल निर्माण के लिए 300 करोड़ रुपए के कामों की मंजूरी दी है। इनमें से ग्वालियर चंबल की 16 विधानसभा क्षेत्रों में 250 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा पूर्व विधायक बिसाहू लाल साहू ने अनूपपुर क्षेत्र में विकास के लिए 33 करोड़ रुपए की मांग की है, जिससे जल्द ही मंजूरी देने की तैयारी है। हालांकि सरकार का कहना है कि ये राशि किसी विधायक या पूर्व विधायक को नहीं बल्कि जनता के कार्यों के लिए दी गई है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि ये बजट भी कोरोना काल में आए प्रधानमंत्री राहत कोष के जैसा ही है, जिसमें सिर्फ बजट दिखाया जाएगा लेकिन काम कुछ नहीं होगा। विकास के सपनों में जहाँ जो आवश्यकता होगी वहाँ हम पूरा पैसा उसको देंगे। और पैसा कोई स्टोरेज नहीं होता है, कहाँ पे? खजानों में पैसा आता है विकास के लिए जनता कर के द्वारा, और उसको हम जनता के हितों में खर्चा करते हैं। इसलिए इसकी कोई चिंता की बात नहीं है। जो वादे किए हैं 100% अभी तक पूरे किए हैं और इसको भी पूरा करेंगे। किसी भी आम आदमी को राहत नहीं मिली है और ये भी केवल बताने वाली बात है। कोरोना काल में पूरे मध्य प्रदेश में हर क्षेत्र में काम होना चाहिए। अगर सैंक्शन करें तो पूरे के पूरे 230 क्षेत्रों में इनको करना चाहिए। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने उपचुनाव में जीत के लिए किसानों का एक बार फिर से सहारा लिया है। बीजेपी सरकार प्रदेश में 26,000 कृषक मित्र बनाने जा रही है। हालांकि तैयारी पूर्व की कांग्रेस सरकार ने की थी। सरकार की कृषक बंधु योजना लाने की तैयारी थी, जिसे कैबिनेट की हरी झंडी भी मिल गई थी, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद योजना अधर में लटक गई। लेकिन बीजेपी सरकार ने पूर्व की कमलनाथ सरकार के इस प्रस्ताव का नाम बदल दिया और अब कृषक मित्र कर दिया है और योजना लागू करने के लिए नए सिरे से प्रस्ताव तैयार करने की तैयारी कर ली है। सरकार ने राज्य भर में 26,000 कृषक मित्र बनाने का फैसला किया है। कृषक मित्र चयन के लिए गाइडलाइन तय होगी, साथ ही कृषक मित्रों को बकायदा मेहनताना भी दिया जाएगा। इधर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सरकार को उनके कार्यकाल की योजनाएं भा रही है। बीजेपी सरकार को कमलनाथ सरकार की योजनाएं पसंद भी आएंगी। कांग्रेस अपनी बदतमीजी और अपना पाप को छिपाने के लिए बकवास करना जरूरी होता है उसके लिए। नहीं तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह सरकार की योजना हर किसान हमारा मित्र है। 26,000 कृषक मित्र इसलिए बनाए जा रहे हैं कि जो सरकार का मैसेज है, संदेश है, वो किसानों तक तुरंत डिलीवर हो, तुरंत इमीडिएट पहुंचे और किसानों को उसका लाभ मिले। शिवराज जी ने आदेश दिए कि ये पूरा करें। उनकी पसंद आई योजना, धीरे धीरे इनको पसंद आएगी। इंदिरा ज्योति योजना इनको पसंद आएगी। जब जनता आवाज़ लगाएगी और विद्रोह करेगी, इनको पसंद आएगी। ऋण माफ़ी किसानों की एक एक योजना जो थी कमलनाथ जी की, वो ऐसी थी जिसका कोई तोड़ नहीं है, जिसका कोई विरोध नहीं कर सकते। तो ये किसान मित्र भी इनको पसंद आएंगे और बाकी सब योजनाएं भी इनको पसंद आएंगी। मध्य प्रदेश में सत्ताधारी दल बीजेपी भले ही दावा कर रही हो कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, सत्ता और संगठन के बीच चर्चा के बाद लिस्ट तैयार हो गई है, लेकिन खबर यह है कि अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी और सामान्य वर्ग के बीच संतुलन नहीं बैठ पा रहा है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद बीजेपी नेताओं में फूट पड़ने की आशंका के चलते अब तक चेहरे तय ही नहीं हो पा रहे हैं। लिहाजा अब प्रदेश नेतृत्व ने केंद्र नेतृत्व के पाले में बॉल फेंक दी है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलेंगे। इससे पहले प्रदेश नेतृत्व की दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और थावरचंद गहलोत के साथ कैलाश विजयवर्गीय से बात भी होगी। इसके बाद नड्डा नामों को अंतिम रूप देंगे। उसके बाद अगर नामों पर सहमति नहीं बनती तो निर्णय केंद्र नेतृत्व पर छोड़ा जाएगा। इससे पहले बुधवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री से विस्तार से चर्चा भी हुई है, लेकिन अब तक मंत्रिमंडल को लेकर पेच नहीं सुलझा है। शीघ्र ही मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। विस्तार के सब पहलुओं पर हमने विस्तृत चर्चा की है। दिल्ली में चर्चा होनी है और उसके बाद बहुत जल्दी मंत्रिमंडल का गठन, उसके सभी पहलुओं पर हम लोगों ने चर्चा की है। दिल्ली चर्चा करें। देखिए, मुख्यमंत्री जी कल स्पष्ट खुद बोल चुके हैं कि बहुत जल्दी हम करने वाले हैं।
शनिवार इतवार की तो मैं समय सीमा नहीं देता, पर ये उनका व्यक्तिगत प्रिविलेज होता है चीफ मिनिस्टर का। मंत्रिमंडल का विस्तार जल्दी ही होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी मंत्रिमंडल का विस्तार बहुत जल्दी ही करेंगे। सर कहाँ पेज है, क्योंकि कहा जा रहा है कि 10 नाम तो लगभग सिंधिया जी के तय थे, पर लेकिन बीजेपी के अंदर नामों को लेकर क्या नाम होंगे क्या नहीं होंगे, केंद्रीय नेतृत्व के साथ मिलकर के माननीय मुख्यमंत्री जी इसको तय करेंगे और जो आवश्यकता मध्य प्रदेश की होगी वो जल्दी ही माननीय मुख्यमंत्री जी इसका विस्तार करेंगे। इंदौर पुलिस ने मानव तस्करी, हेराफेरी और सामूहिक दुष्कर्म जैसे मामलों में फरार आरोपी जीतू सोनी के भाई इनामी आरोपी महेंद्र सोनी को गिरफ्तार कर लिया है। महेंद्र सोनी को गुजरात के अमरेली जिले से गिरफ्तार किया गया। दरअसल पुलिस को पिछले 6 महीने से फरार चल रहे माफिया जीतू सोनी और उसके भाइयों के गुजरात के अलग अलग इलाकों में छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसे लेकर पुलिस ने 6 अलग अलग टीमें बनाई और फिर दबिश दी। एक टीम ने राजकोट में जीतू सोनी के जुड़े लोगों के घर, फ्लैट और फार्म हाउस पर देर रात दबिश दी। हालांकि पुलिस को इस दबिश में सफलता नहीं मिल पाई और जीतू सोनी पुलिस को चकमा देकर भाग गया, लेकिन महेंद्र सोनी को पुलिस ने अमरेली जिले से गिरफ्तार कर लिया। कैंसर पीड़ित महेंद्र पिछले कई दिनों से अपने परिजनों के घर पर रह रहा था। इसके खिलाफ अलग अलग थाने में दुष्कर्म, हेराफेरी और ब्लैकमेलिंग के मामले दर्ज हैं। पुलिस ने 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। पुलिस ने जीतू सोनी के साथ ही उसके बेटे और भाई समेत 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। आकर राजकोट और अमरेली में दबिश दी गई थी 2 स्थानों पर, राजकोट जिला और अमरेली जिला। तो अमरेली जिला में जो गांव है वहां पर जब दबिश दी गई थी बताए हुए स्थान पर, तो वहां पर महेंद्र सोनी मिला। तो महेंद्र सोनी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई और उसको फिर देर रात तक यहाँ इंदौर लाया गया। अब बात करेंगे गुना की, जहां मानवता को शर्मसार कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जहां मनचले युवक एक नाबालिग लड़की को घेर कर खड़े हुए हैं और इस दौरान उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। लड़की के विरोध करने पर उसके साथ मारपीट भी की जा रही है। इन आरोपियों के बीच अकेली लड़की डरी सहमी हुई खड़ी है। इतना ही नहीं, आरोपी इस पूरी घटना का वीडियो भी बना लेते हैं और फिर उसे वायरल कर देते हैं। हालांकि पीड़िता ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। घटना धरनावदा थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। और अब देखेंगे खबरें सरपट अंदाज में। एक बार की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया और देवीलाल धाकड़ आज फिर कोरोना जांच के लिए भोपाल के जेपी अस्पताल पहुंचे। यशपाल सिंह जांच के लिए अपनी पत्नी को भी लेकर आए थे और उनका भी टेस्ट कराया गया। विधायकों की रिपोर्ट संभवतः शुक्रवार या फिर शनिवार को आएगी। कोरोना संकट के दौरान विदेशों में फंसे प्रवासी भारतीय लौट रहे हैं और आज भी 2 अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट इंदौर पहुंची है। पहली फ्लाइट शारजाह से इंदौर आई, जहां 158 यात्री आए हैं। वहीं दूसरी फ्लाइट किर्गिस्तान के बिश्केक से आई है, जिससे 148 यात्री आए हैं। डीएवीवी के 8 प्रमुख विभागों में एडमिशन के लिए होने वाली सीईटी कोरोना संकट के कारण उलझी हुई है। कॉमन इंट्रेंस टेस्ट की परीक्षाएं निरस्त करने की मांग को लेकर आज कांग्रेस का एक दल कुलपति से मिलने पहुंचा और कोरोना संकट के बीच परीक्षा नहीं कराने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा गया। रतलाम में मकान की छत गिरने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। परिवार के 3 सदस्यों की मलबे में दबने से मौत हो गई, जबकि घायल एक सदस्य की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। अंतरजातीय विवाह करने के बाद 20 साल से किराए के मकान में परिवार रह रहा था। ग्वालियर के जाटव मोहल्ले में रहने वाली महिला तारा देवी भदौरिया की हथौड़ा मारकर अज्ञात बदमाशों ने हत्या कर दी और फरार हो गए। वहीं महिला की लाश उसके घर के अंदर से नग्न अवस्था में मिली है। वारदात के समय घर में बहू और बेटे ऊपर के माले में सो रहे थे। सुबह जब बहू प्राची ने तारा देवी को खून से लथपथ कमरे में देखा तो चीखते हुए उसने मोहल्ले वालों को बताया। दिल्ली के बिजौली थाना क्षेत्र के सुमेरपारा गांव में दलवीर सरदार नामक शख्स ने शराब के नशे में गोली मारकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। उसके बाद आरोपी पति वहां से फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश कर रही थी। वहीं आज गोला के मंदिर थाना क्षेत्र में शराब दुकान के सामने आरोपी दलवीर सिंह सरदार का भी शव पड़ा मिला। भिंड में हैदराबाद के पावर में कंपनी ने वाहन मालिकों की जानकारी के बिना ही सेल्फ स्टॉक के नाम पर रेत का भंडारण किया है। इसमें कंपनी पर थाने में जब्त ट्रक डंपरों से रेत की फर्जी रॉयल्टी काटने का भी आरोप है। वाहन मालिकों को इस फर्जीवाड़े की जानकारी मिलते ही इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक से की गई है। शिकायत के बाद भी कंपनी की कार्यप्रणाली में कोई सुधार नहीं आया है।
इस बीच बड़ी खबर आपको छत्तीसगढ़ से बता दें, रायपुर से बड़ी खबर मिल रही है। छत्तीसगढ़ में अब कल से होटल और शॉपिंग मॉल भी खुल जाएंगे। केंद्र सरकार के निर्देश के अनुसार ही ये होटल और मॉल्स खुलेंगे। छत्तीसगढ़ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने ये मांग की थी और एसोसिएशन के अध्यक्ष ने सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात भी की थी। तरनजीत होरा के नेतृत्व में सीएम से मुलाकात हुई थी और अब ये बड़ा निर्देश दिया गया है, ऐलान कर दिया गया है कि कल से अब होटल और शॉपिंग मॉल भी छत्तीसगढ़ में खुल जाएंगे। बड़ी खबर आपको छत्तीसगढ़ रायपुर से बता रहे हैं। केंद्र सरकार की गाइडलाइन और निर्देश के हिसाब से ही अब होटल और शॉपिंग मॉल भी कल से खुल जाएंगे। आपको बता दें, लगातार छत्तीसगढ़ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के जो कार्यकर्ता है, सदस्य है, वो लगातार ये मांग कर रहे थे सीएम भूपेश बघेल से। कुछ दिन पहले उनके अध्यक्ष ने मुलाकात भी की थी सीएम भूपेश बघेल से। तरनजीत होरा के नेतृत्व में सीएम से मुलाकात हुई थी और अब ये बड़ा फैसला लिया गया है, कल से होटल और शॉपिंग मॉल भी खुलेंगे। तो एक बड़ी राहत व्यापारी वर्ग को और वहीं खतरे का विषय आम जनता के लिए, क्योंकि लगातार अनलॉक पार्ट 1 के बाद कोरोना के केसेस में इजाफा देखा गया है। ऐसे में IBC 24 यही अपील करता है कि भले ही शॉपिंग मॉल और रेस्टोरेंट खुल जाएं, लेकिन आप जरूर अपनी सुविधा का और सुरक्षा का भी ध्यान रखें। छत्तीसगढ़ में कल से होटल और शॉपिंग मॉल खुलने वाले हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी तहसीन से। तहसीन, कल से होटल रेस्टोरेंट्स खुलने वाले हैं, इसके साथ ही शॉपिंग मॉल भी कल से खोलेंगे। श्री तहसीन, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ तरनजीत होरा जी भी जुड़े हुए हैं। होरा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC 24 में। सर, एक बड़ा आदेश जारी कर दिया गया है, कल से होटल और मॉल भी खुलेंगे। जी, ये काफी सकारात्मक निर्णय है राज्य सरकार का। फाइनली 3-3.5 महीनों के बाद ये इंडस्ट्री वापस चालू हो पाएगी और इसमें सबसे ज्यादा क्रेडिट माननीय मुख्यमंत्री जी को जाता है, क्योंकि हमने 9 तारीख को उनसे मीटिंग करके रिक्वेस्ट किया था कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से करीब 25 लाख परिवार हैं, 8 से 9 लाख हमारे स्टाफ हैं पूरे रेस्टोरेंट, कैफे, ढाबा, बार, होटल्स के मिला के छत्तीसगढ़ में, उनसे जुड़े हुए उनके फैमिली मेंबर्स मिला के 25 से 30 लाख लोगों का परिवार एकदम रुक सा गया था। 3 महीने से काफी मुश्किलों से आगे बढ़ रहे थे। और अब उन सारों के रिलीफ मिलेगी। साथ ही एग्रीकल्चर, डेयरी और बाकी इंडस्ट्रीज के लिए भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि होटल्स और जो बाकी रेस्टोरेंट्स हैं वो काफी यूज करते हैं इन चीजों को। मतलब बहुत सारी इंडस्ट्री इनसे चलती है, तो काफी अच्छा निर्णय रहा माननीय मुख्यमंत्री जी का और राज्य सरकार का। तरनजीत जी, आप होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, तो ऐसे में आपसे ही समझना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि जनता की सुविधा का भी ख्याल आपको रखना पड़ेगा, तो उनकी सुविधा के लिए क्या कुछ अब आगे आप प्रोसेस रखेंगे? इसके साथ ही स्टाफ की सुविधा के लिए आप लोगों ने क्या कुछ सोचा है? देखिए, इसमें 2 महत्वपूर्ण बातें हैं कि एक तो मुख्यमंत्री जी ने ही कहा था कि होटल जब चालू होंगे तो उनके स्टाफ होटल में ही रहने चाहिए, तो जितना पॉसिबल होगा कि संक्रमण उससे आगे ना बढ़े अगर कोई रिस्क होता है तो, नंबर 1। नंबर 2, इसमें ऐसा है कि सॉरी, आप एक बार अपना सवाल दोहराएंगे? सर, स्टाफ और जनता की सुविधा का और सुरक्षा का ख्याल किस तरह से आप रखने वाले हैं? जी, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस इशू हुई हैं, ये आदेश के साथ ही नीचे राज्य सरकार ने भी उसको जोड़ा है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट MHA की गाइडलाइंस है उनको पूरा पालन करना पड़ेगा। और देखिए, अंत में ये जिम्मेदारी तो हम सबकी है, चाहे कस्टमर हो, गेस्ट हो, होटल मालिक हो या स्टाफ हो, ये सारे लोगों को मिलकर करना है। अभी सिर्फ ये खुलने का आदेश है, बीमारी तो अभी यहीं की यहीं है, तो न्यू नॉर्मल के हिसाब से, न्यू लॉस के हिसाब से अपने को जिंदगी व्यतीत करना है। और ताकि ये खुला रहे तो इसको ध्यान रख के सबको मिल के इसको अपने सेफ्टी का ध्यान रखना है। SOP सारी फॉलो करी जाएगी। हम छत्तीसगढ़ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन की तरफ से भी वो SOPs का पूरा पालन करने के लिए सारे होटल्स और रेस्टोरेंट वालों को पहले ही बोले हुए हैं, और ये SOPs बिल्कुल कड़ाई से पालन करेंगे, और जो नहीं करेगा उसको इसका वो भुगतना पड़ेगा। और ये सभी की जिम्मेदारी, देखिए, इसको अलग अगर नियम के जैसे नहीं पर जिम्मेदारी की जैसे करेंगे तो बिल्कुल हम आगे निकल जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तरनजीत जी, जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।